शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की न्यूज़पेपर की हम फ्रंट पेज के साथ में। फ्रंट पेज में पहली न्यूज़ हम देखने वाले हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव का जो रिज़ल्ट आया है उसके बाद ममता बनर्जी की सरकार बनने वाली। तो ममता बनर्जी आने वाले कल में शपथ ग्रहण करने वाली हैं। इनका ऐसा कहना है कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी पहली प्राथमिकता जो रहेगी वो कोविड-19 की जो बीमारी है उसको मैं कैसे करके टैकल कर सकती हूँ उस पर ज़्यादा प्रायोरिटी रहेगी, ऐसा इनका कहना है। इनकी पार्टी का नाम है तृणमूल कांग्रेस, जिसकी ये चेयरपर्सन है। तो मंडे के दिन इन्होंने राजभवन को विज़िट किया इवनिंग को, और फॉर्मली रूप से अपना जो रेजिग्नेशन लेटर है ना गवर्नर को, जो कि जगदीप धनखड़ हैं, उनको इन्होंने सौंप दिया। अब यदि हम इनकी हिस्ट्री की बात करें ना, तो सबसे पहले 2011 में जीती थी, उसके बाद 2016 में जीती थी और उसके बाद 2021 में। तो ये इनकी तीसरी जीत है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं म्यांमार से। म्यांमार के 7 जो रिफ्यूजी व्यक्ति हैं वो हमारे इंडिया में चुपचाप तरीके से एंटर किए थे, ठीक है। तो न्यू दिल्ली ने प्रोटेक्शन मांगा है किससे? UNHC, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज से, कि आप इनको प्रोटेक्ट करिए। अब इसमें जो वर्ड आया है रिफ्यूजी का मतलब होता है, देखो, ऐसे व्यक्ति को हम रिफ्यूजी कहेंगे जो कि भोजन के अभाव या फिर उसके देश में युद्ध की स्थिति है या फिर कोई राजनीतिक या फिर रिलीजियस कारण है जिससे अपने देश को वो छोड़ने के लिए विवश हो जाए, उसको हम रिफ्यूजी या फिर शरणार्थी कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं UNHCR की, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, ठीक है। ये एक प्रकार UN रिफ्यूजी एजेंसी है और एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेडिकेट है, ठीक है, रिफ्यूजी की लाइफ को सेविंग करने के लिए, उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, उनका फ्यूचर कैसे हम अच्छे से बेटर बना सकते हैं, इस विषय में ये काम करती है। ऐसे रिफ्यूजी जो कि फोर्सफुली डिस्प्लेस्ड कर दिए गए हैं एक जगह से दूसरी जगह, जिनको फोर्सफुली भेजा जा रहा है और जिनके पास कोई स्टेट्स ही नहीं है, ठीक है, जैसे रोहिंग्या हो सकते हैं, जो कहता है कि म्यांमार ये हमारे देश के आदमी नहीं है और बांग्लादेश कहता है ये हमारे देश की निवासी नहीं, इनको हम कहेंगे स्टेटलेस पीपुल। इसकी स्थापना हुई थी 1950 में, ठीक है, और इसकी स्थापना करने का रीजन था कई मिलियन जो यूरोपियन व्यक्ति थे ना, जो कि एक जगह से दूसरी जगह फोर्सफुली जिनको भेजा गया और जिनको अपना घर खोना पड़ा, उन लोगों की हेल्प करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी 1950 में। यदि हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। मतलब ये कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ ना, तो लोगों का इतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ था जिसके कारण ही इसकी स्थापना 1950 में करने पड़ी थी। आगे फिर धीरे धीरे इस संस्था ने बहुत ही अच्छे अच्छे काम करने चालू करे। इसी के चलते इसको नोबेल प्राइज़ फॉर पीस 2 बार मिल चुका, एक 1954 में और दूसरा 1981 में। यदि हम बात करें इसके चीफ लीगल डॉक्यूमेंट्स की ना, जो कि गवर्न्स करता है इसको, ठीक है, वर्क ऑफ द UNHCR, तो वो है 1951 की रिफ्यूजी कन्वेंशन। इसके माध्यम से ही शासन गवर्नेंस किया जाता है, कामकाज किए जाते हैं।
कई सारे देशों में ये संस्था काम करती है, ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। लगभग आप कह सकते हो 135 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, यदि हम इंडिया की बात करें ना, तो इसका ऑफिस नई दिल्ली और चेन्नई में स्थित है। इसको पहली बार इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, प्रेजेंट इन इंडिया 1981 में। अब यदि इसका मेन स्रोत की हम बात करें, जिसको हम कह सकते हैं पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका जो मेन सोर्स है ना, वो है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। यहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, आप ऐसा कह सकते हैं, UNGA। दूसरी बात ये है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे व्यक्ति जो रिफ्यूजी से रिलेटेड अच्छा काम करते हैं उनको एक अवार्ड भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिसका नाम है नैनसेन रिफ्यूजी अवार्ड, जो कि एनुअली प्रोवाइड किया जाता है ऐसे लोगों को, उनके राइट के लिए, यदि प्रोटेक्शन के लिए कोई व्यक्ति काम करता है तो। म्यांमार का हम पॉलिटिकल मैप देख लेते हैं, कौन कौन से देश इसके साथ में बाउंड्री शेयर करते हैं। देखिए, बंगाल की खाड़ी की यदि हम पोजीशन देखें म्यांमार के साथ में, तो ये पड़ती है म्यांमार के पश्चिमी वाले हिस्से में और दक्षिणी वाले हिस्से में, ये वाले एरिया में बंगाल की खाड़ी पड़ती है। और अंडमान और निकोबार द्वीप भी इसके दक्षिणी और पश्चिमी हिस्से तरफ पड़ते हैं। अब यदि हम बात करें बाउंड्री की, तो ये नॉर्थ और पूर्व में चाइना के साथ में शेयर करता अपनी बाउंड्री को, ठीक है। पूर्व और यदि हम पश्चिम की तरफ देखें तो असम के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, और दूसरी अपनी बाउंड्री को शेयर करता है बांग्लादेश के साथ में। अब यदि हम जाते हैं पूर्व की तरफ, तो पूर्व की तरफ में ये लाओस के साथ में यहाँ पर बाउंड्री शेयर कर रहा है पूर्व। और यदि हम दक्षिण की बात करें तो थाईलैंड के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। और इसके बाद हम देख लेते हैं इसके प्रमुख सिटी कौन कौन सी हैं। तो यंगून आप देख रहे हो, इसके साउथ वाले हिस्से पर पड़ता है, मालमेन पड़ता है, और मुर्गुई पड़ता है नीचे तरफ में, ठीक है। बीचों बीच में मांडले है, और इसकी जो राजधानी है नेपिदा, लगभग बीचों बीच में पड़ती है। और यदि हम कर्क रेखा की बात करें, तो ये आप डॉट डॉट में तो देख रहे हो ना, ये कर्क रेखा इसके लगभग बीचों बीच से गुजरती है। आगे एक डिक्लेरेशन के बारे में बात आई है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ 1948, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। तो 1948 की बात है, यूनाइटेड नेशन के जो 50 मेंबर स्टेट है ना, वो एक साथ आए। इसमें जो गाइडेंस दी गई थी वो दिया था इलेनोर रूजवेल्ट के द्वारा। ये कौन थी? फर्स्ट लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स 1933 से 1945। कि देखो, हमें एक ऐसी लिस्ट तैयार करना है जो कि पूरे विश्व के जितने भी व्यक्ति हैं ना, उनके जो अधिकार हैं, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में वो अपने अधिकारों को अच्छे से इंजॉय कर सकें, अच्छे से उनको प्राप्त कर सकें, उनके अधिकारों को कोई हनन ना हो। तो ऐसे हमको अधिकारों की लिस्ट तैयार करना है। तब जाके वो लिस्ट तैयार की गई कि कौन कौन से व्यक्ति के अधिकार हैं जो उन्हें मिलना ज़रूरी है। इसके बाद में क्या हुआ, 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है उसने अनाउंस कर दिया यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसमें कि 30 अधिकार शामिल थे और फ्रीडम शामिल थी, जो कि विश्व के सभी लोगों से बिलोंग करती हैं कि कम से कम इतने अधिकार तो उन्हें मिलने चाहिए। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, इंडिया जो है ना, UN रिफ्यूजी कन्वेंशन का पार्टी नहीं है।
उसमें हिस्सेदार नहीं है, लेकिन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ 1948 का तो पार्टी है, सदस्य है, और इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ऑफ 1966 इसका भी वो एक सदस्य है। और दूसरी बात यह है, हमारे संविधान में भी तो कई सारे ऐसे अधिकार दिए गए हैं जिसके कारण हम इन लोगों को वापस नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि ये अपने देश के द्वारा सताए हुए हैं, इनकी जान को वहाँ पर खतरा है, ऐसा कोर्ट का कहना है। अब इसमें एक वर्ड यूज़ किया गया है, नॉन रिफाउलमेंट। देखो, ये एक प्रकार का प्रिंसिपल होता है इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत में, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति अपने देश में सताता है राजनीतिक कारण से, धार्मिक कारण से, या किसी अन्य कोई विद्रोह होने के कारण और दूसरे देश में चला जाता है, तो उसको हम फोर्सफुली रिटर्न नहीं कर सकते हैं, उसको वापस हम भेज नहीं सकते हैं। ऐसा इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत नॉन रिफुलमेंट प्रिंसिपल में कहा गया है। आगे इन लोगों का कहना है कि जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर टाउन है मुरे, यहाँ पर ये लोग हाइड किए हुए थे, मतलब छुपकर बैठे हुए थे कि जब तक हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता है। दूसरी बात ये है, ये लोग बहुत ही ज़्यादा कंसर्न में हैं म्यांमार की जो कंडीशन है अभी वहाँ, ठीक है, कि नेशनल वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो शेल्टर बना के रह रहे हैं, ठीक है। मणिपुर के जो भी विलेज हैं म्यांमार के साथ में अपनी बॉर्डर को शेयर करते हैं, उन गाँव में ये लोग शेल्टर बना के रह रहे हैं। कोई इनको सपोर्ट नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, ना कोई हॉस्पिटैलिटी है, ठीक है। बस अच्छी बात केवल यही है कि हॉस्पिटैलिटी और जो वार्मथ है, मतलब हॉस्पिटैलिटी मतलब गांव वाले जो सत्कार करते हैं, वार्म मतलब गर्मजोशी के साथ में जो उनका स्वागत करते हैं, इसके अलावा इनके पास और कुछ नहीं है। अब जो ह्यूमैनिटेरियन सब कमेटी है CCM, यही प्रोवाइड करती है, फूड हो, क्लोथ हो, मेडिसिन हो, और भी जो यूटेंसिल्स है ना, बर्तन हैं, गांव वाले पीपुल जो भी इनको डोनेट करते हैं उन्हें। और यदि हम संख्या की बात करें ना, तो 500 से भी ज़्यादा रिफ्यूजी म्यांमार के इन गांवों में रह रहे हैं। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पर नाम बताए गए हैं, जैसे कामजोंग डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, चूरचंद्रपुर है, ये भी एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। इसके बाद की न्यूज़ हम देखने वाले हैं, एक सर्वे सामने आया है। जैसे कि हम कल रिजल्ट देखे थे, कल के न्यूज़पेपर में अलग अलग राज्यों के चुनाव के रिजल्ट आए थे विधानसभा के, तो एक सर्वे कराया गया, CSDS द हिंदू के लिए एक सर्वे कराया गया, ठीक है, चुनाव के बाद वाला पोस्ट पोल जिसको हम सर्वे कहते हैं, जिसमें ये बात सामने आई है, लोकल इशूज़ ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं वोट देने वाले लोगों के लिए, चाहे आप किसी भी स्टेट की बात कर लो। CSDS लोक नीति स्टडी ऐसा एनालाइज करती है असेंबली पोल की। जैसे कि एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, CAA का जो विरोध करने वाले वोटर्स हैं ना वो ज़्यादा थे, सपोर्ट करने वाले कम थे। अब CAA जो मुद्दा है ना वो नेशनल लेवल का हो जाता है, अब ये लोकल इशू तो नहीं रहता है, इसलिए वोटर के मन में लोकल चीज़ें ज़्यादा आती हैं, इससे ये बात सामने आती है। अब CAA क्या है, तो नागरिकता के लिए हमारे देश में एक एक्ट बना हुआ है, सिटीजनशिप एक्ट 1955। इस एक्ट में सुधार करके CAA लाया गया, ठीक है। तो जो नागरिकता एक्ट 1955 है वो लोगों को सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति जन्म से ही यहाँ रह रहा है या उसके वंश पूर्वज रहते थे, उसके फैमिली वाले यहाँ के रहने वाले हैं। दूसरी बात, रजिस्ट्रेशन न्यूट्रलाइजेशन, उसका जो रजिस्ट्रेशन उसने करवाया है नागरिकता के लिए वो उसको एक्सटेंड कर लेता है तो भी वो नागरिक कहलाएगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है
यदि कोई हिस्सा इंडिया में जुड़ जाता है तो उस टेरिटरी में रहने वाला व्यक्ति भी इंडिया का सिटीजन माना जाएगा। अब यदि हम बात करें इल्लीगल माइग्रेंट की, तो इल्लीगल माइग्रेंट हम किनको कहेंगे, क्या उनको यहाँ पर रहने की अनुमति है? तो देखो, इल्लीगल माइग्रेंट किसी भी हम फॉरेनर व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो कि इंडिया में इंटर करता है इल्लीगली, मतलब उसके पास कोई वैलिड ट्रैवल का डॉक्यूमेंट नहीं है, जैसे कि वीज़ा या फिर पासपोर्ट नहीं है, और इंटर कर लेता है इंडिया में लीगली, लेकिन उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो उनकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है, तो भी वो इल्लीगल कहला जाएगा। यदि ऐसा व्यक्ति हमारे देश में रहता है तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। अब नया जो कानून बना है वो कानून ये कहता है कि इसमें उन्होंने एक डेडलाइन रख दी है 2014 की। 2014 के पहले जो लोग आए हैं, कौन कौन से देश से? अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ठीक है। इस डेट तक या फिर इस डेट के पहले अलग अलग धर्म के, जैसे कि हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, यदि ये वहाँ से धार्मिक रूप से प्रताड़ित हुए हैं तो इनको इंडिया नागरिकता देगा, ऐसा इस एक्ट में कहा गया है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड एक डिसीजन आया है। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है इसको हम देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है मीडिया को रोका नहीं जा सकता है, ठीक है, यदि वो रिपोर्टिंग करती है किसी ओरल रिमार्क्स की, जब कोई जज कोर्ट में हियरिंग कर रहा है, कोर्ट में सुनवाई कर रहा है, तो उस टाइम यदि कोई मीडिया रिपोर्टिंग करने लगती है ओरल रिमार्क करने के दौरान, तो हम उसको नहीं रोक सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अब ऐसा इन्होंने रीज़न दिया, देखो कोई जज जो है ना अपने माइंड का यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा उस क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए, इससे ये तो पब्लिक को पता चलेगा ना, इसी के चक्कर में उन्होंने ऐसा कहा। लोग कैसे जान पाएंगे? अब बात ऐसी है कि मद्रास का जो हाई कोर्ट है ना, उसने इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार ठहराया था कि आपके कारण ही इतने ज़्यादा कोविड-19 के केस बढ़ रहे हैं, आपने कोई सावधानी नहीं बरते हो, आपने कोई सेफ्टी प्रोटोकॉल नहीं अपनाया हो, इसी के चक्कर में तो इतने केसेस बढ़ गए हैं, आपके ऊपर चार्ज करेंगे हम मर्डर का, ऐसा मद्रास हाई कोर्ट का कहना था। तो इलेक्शन कमीशन अप्रोच किया हाई कोर्ट, उन्होंने कहा कि आप अपने वर्ड को वापस लीजिए, ठीक है, और जो मीडिया की जो रिपोर्टिंग है ना उसको रिस्ट्रेन करिए। जैसे कि रिस्ट्रेन करिए मतलब प्रिवेंट करिए। उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे कमेंट करी थे जैसे कि मर्डर वर रजिस्टर्ड अगेंस्ट पोल बॉडी ऑफिशियल, इस प्रकार की कमेंट मीडिया पर्सन के द्वारा की गई, तो इसको भी उन्होंने कहा कि इसको आप रोकिए। इसके बाद फ्रंट पेज से हम देख रहे हैं कि नो जीएसटी ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ वैक्सीन, मेडिकल ऑक्सीजन, लेकिन ये जो रिलीफ दी गई है वो जिनके पास सर्टिफिकेट है, जो ग्लोबल डोनर्स हैं, उनको ये छूट दी जाने वाली है, ऐसा सरकार का कहना है। टेकिंग स्टॉक, आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये डेली वेज लेबर्स हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ते हुए उनको दिखाया गया है। अब देखो कोई भी प्रकार के काम करने वाले व्यक्ति होना, सब लोग सब्जी बेचने पर आ गए हैं, ऐसी कंडीशन हो गई। अब कोई काम ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं सब्जी और फल बेचने के अलावा। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं नाम्बी नारायण से, ठीक है। इसमें एक वर्ड यूज़ किया गया है एस्पियोनास, जिसका मतलब होता है किसी अन्य संस्था या फिर देश के बारे में गुप्त जानकारियों की प्राप्ति, जासूसी या फिर गुप्तचरी का काम कोई करता है ना। इनके ऊपर एक आरोप लगाया गया था कि ये हमारे देश से, इंडिया से, ठीक है, पाकिस्तान ये कुछ गुप्त जानकारी या फिर गुप्त डॉक्यूमेंट्स भेज रहे थे पाकिस्तान को। ये एक वैज्ञानिक थे, तो इनके ऊपर ये केस दायर किया गया था पुलिस की तरफ से। बाद में फिर इनको बरी कर दिया गया,
इसके बाद अब जिस भी पुलिस ने इनके ऊपर आरोप लगाया था ना, उसके ऊपर अब केस चालू हो गया है, एफआईआर उनके खिलाफ में दर्ज कर ली गई है। तो ये पिक्चर आप देख रहे हैं ना, यही है केरल के एक वैज्ञानिक जिनका नाम है नाम्बी नारायण। तो 1994 में इनके खिलाफ जासूसी का केस दायर किया गया था कि ये गुप्त दस्तावेज पाकिस्तान को भेज रहे हैं। बाद में फिर रिजल्ट ये सामने आया कि ऐसा काम इन्होंने कुछ किया नहीं है, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने फिर बाद में इनको कंपनसेशन देने की बात कही थी, 50 लाख रुपया की। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो है केरल से, ठीक है। एमआर पिल्लई, केसी सुप्रीमो आर बालाकृष्णन पिल्लई, इनकी डेथ हो गई है, 87 वर्ष के ये थे, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये जो थे चेयरपर्सन ऑफ केरला कांग्रेस, इसके ये अध्यक्ष रहे हैं, एक पार्टी है केरला की इनके। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं पर्यावरण मिनिस्ट्री से रिलेटेड। पर्यावरण जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है ना, उसने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को अनुमति दे दी है, नोट दे दिया है कि अब आप काम स्टार्ट कर सकते हो। तो जो नई जो संसद बनने वाली है ना, वो कुछ इस तरह से बनेगी जो आप इमेज में देख रहे हैं। तो आगे यदि हम इसके कंप्लीट होने की बात करें ना, तो जब हमारे आज़ादी के 75 साल पूरे हो जाएंगे तब तक इसको कंप्लीट करने का सरकार का इरादा है। यदि इसकी हम आकृति की बात करें नए संसद भवन की, तो ये त्रिभुजाकार होने वाला है और भूकंप रोधी इसको बनाया गया है। Z+ सिक्योरिटी इसमें रहेगी। देखिए पुरानी जो भवन है ना, काफ़ी पुराना हो चुका, टूट फूट कई बार उसकी मरम्मत हो चुकी। दूसरी बात, उसमें स्पेस की कमी भी थी। इसी के चलते नई संसद भवन बनाने की योजना सरकार की थी। लेकिन कई सारी याचिकाएं लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की। उनका ये कहना था कि जब पेंडेमिक का टाइम चल रहा है तो आप इधर पैसे क्यों खर्च कर रहे हैं, आप इसको थोड़ा और बढ़ा दो, अभी कौन सी ज़रूरत है। अभी ये प्रोजेक्ट नहीं भी बनेगा तो काम चल जाएगा, लेकिन सबसे पहले हमें अभी इस बीमारी से निपटना है, तो सरकार को इस बीमारी में पैसे खर्च करना चाहिए। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है सुप्रीम कोर्ट से ही रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है, देखो ऐसे स्कूल जो कि अनएडेड हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, उनको आप ये नहीं कह सकते कि आप जो है एक फिक्स फीस वसूल करिए। पेंडेमिक चल रहा है तो आप पेरेंट्स से एक निर्धारित फीस ही आप वसूल कर सकते हैं। ऐसा कोई भी स्टेट, कोई भी सरकार नहीं कर सकती है। उनकी ऑटोनॉमी को सरकार छीन नहीं सकती है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है। अब हम बात करते हैं मैटर क्या था। देखो राजस्थान के हाई कोर्ट ने अभी कुछ समय पहले फैसला सुनाया था कि जो जितने भी निजी स्कूल हैं ना, वो स्टूडेंट से 70% फीस ही लेना चाहिए उनको। तो इसी के चलते चलते जो प्राइवेट स्कूल थे वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचे थे और उन्होंने कहा था कि हम तो पूरी फीस लेंगे। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी गई और साथ ही कोर्ट ने पेरेंट्स की आशाओं को भी खारिज कर दिया है। तो उन्होंने फाइनली ये डिसीजन दिया कि जो प्राइवेट स्कूल है ना, 2019-20 के लिए 2016 में जो कानून बना हुआ है उसी के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए स्टूडेंट से जो भी सुविधाएं स्टूडेंट ले रहे हैं, आप 15% कम वसूल करिए फीस। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं जर्मनी की। जर्मन के एक फिलोसफर हैं, दार्शनिक, ठीक है, जर्गेन हेबरमास। इन्होंने एक प्राइज़ है यूएई का, इसको लेने से मना कर दिया है। तो क्या ये न्यूज़ है, क्यों इन्होंने मना किया है, प्राइज़ का नाम देखेंगे और कौन सी संस्था है जो इस प्राइज़ को प्रोवाइड करती है। तो अवार्ड का नाम है शेख जायद बुक अवार्ड, जो कि दिया जाता है किसके द्वारा,
आबू धाबी कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटीज़ के द्वारा इसको प्रोवाइड किया जाता है। तो इसको इन्होंने इससे लेने के लिए मना कर दिया है। कुछ रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि एग्जिस्टिंग जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना, उससे रिलेटेड कुछ बात है जिसके कारण इन्होंने मना कर दिया। तो फिर आखिर यूएई का कहना है कि अब ये उनका इंडिपेंडेंट इसी इनिशिएटिव है। तो जर्मन के ना ये काफ़ी चर्चित व्यक्तियों में से एक हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंट राइटिंग्स ऑन ह्यूमन राइट, मोरालिटी, डेमोक्रेसी और भी कई सारे टॉपिक हैं, ठीक है, जिन पर ये उभरे हुए हैं जर्मनी में, और जर्मनी के बाहर भी ये फेमस है। अब जब इन्होंने इससे अवार्ड लेने के लिए मना कर दिया तो इन्होंने देखो रिग्रेट को एक्सप्रेस तो ज़रूर किया यूएई ने, लेकिन कहा कि हम इस डिसीजन का रिस्पेक्ट भी करते हैं। इसके बाद यदि हम बिजनेस वाले पेज से न्यूज़ देखें ना, तो ओपेक से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है जिसमें ये बताया गया है कि ओपेक का जो शेयर है ना वो गिर गया है। क्यों? क्योंकि इंडिया ने अपने इंपोर्ट को कम कर दिया है 11.8%। अब हम ओपेक के बारे में देख लेते हैं। ओपेक को यदि हम हिंदी में बोलें तो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है ये, और इसका फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। इसकी स्थापना 1960 में बगदाद में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वियना ऑस्ट्रिया देश में है। इसके संस्थापक जो देश थे वो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला इतने थे। और यदि हम करेंटली बात करें ना तो इसके कितने मेंबर हैं, टोटल अभी हो जाते हैं 13 मेंबर कंट्रीज़ इसमें शामिल हैं। जैसे कुछ कुछ के यहाँ पर नाम बताए गए हैं। इसकी स्थापना के बाद जो जो देश ज्वाइन हुए: कतर 1961 में, इंडोनेशिया, लीबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, अल्जीरिया, नाइजीरिया, इक्वाडोर, गैबोन, ठीक है, एंगोला और इक्वेटोरियल गुयाना और कॉन्गो 2018 में ज्वाइन किया था। कई सारे ऐसे भी स्टेट रहे जो ज्वाइन किए थे, फिर हट गए, फिर से ज्वाइन कर लिए, ऐसी कहानी भी हुई है। अब यदि हम बात करें न्यूज़ की ना, देखो ओपेक का जो शेयर स्लाइड हुआ है क्योंकि इंडिया का जो ऑयल इम्पोर्टेंट है वो श्रैंक हुआ है 11.8%। और दूसरा रीज़न ये भी है कि हम ओपेक से तेल ना मंगवा के यूएस से ज़्यादा क्रूड को ख़रीदने लगे हैं। इस चक्कर में भी उसका जो शेयर है वो गिर गया है। अब यदि हम बात करें ओपेक के जो शेयर है ना, जिसमें से इंडिया ऑयल को इंपोर्ट करता है, वो लोवेस्ट रहा है एटलीस्ट 2 डिकेड्स। यदि हम 2 दशक की बात करें, पिछले 20 सालों को देखें, तो अभी तक का ये लोवेस्ट रहा है, ठीक है। अब यदि हम बात करें क्रूड के इंपोर्ट की, तो विश्व की जो 3rd बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर है ना, वो फेल हुई है 3.97 मिलियन बैरल प्रतिदिन के हिसाब से। हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 की, ठीक है, जो कि डाउन हो गया है 11.8% से पिछले साल की यदि हम तुलना करें इस साल से। तो देखो दूसरी बात ये है, इंडिया ने ना यूएस से और कनाडा से ज़्यादा ऑयल को ख़रीदा है, ज़्यादा उस पर एक्सपेंस किया है, ठीक है। और जो हिस्सेदारी 80% हुआ करती थी खरीदने की, वो हिस्सेदारी अब बच गई है 72% ओपेक में। अब एक और डाटा को आप देख लीजिए। देखो पिछले साल अमेरिका से ऑयल जो हम इंपोर्ट करते थे ना, उसकी हिस्सेदारी थी 4.5%। कनाडा की हिस्सेदारी 0.6% थी, जो बढ़कर 1.3% हो गई है। मतलब पिछले साल जितना हम मंगवाते थे उससे ज़्यादा इस साल हम इंपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका और कनाडा से। और अमेरिका इमर्ज होके आया है एज ए 5th बिगेस्ट सप्लायर।